करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, छोटा शकील, वरदराजन और छोटा राजन जैसे न जाने कितने ही अंडरवर्ल्ड के डॉन का घर रह चुका है मुंबई। इन क्रिमिनल्स की ताकत इतनी थी कि इनके सामने एक समय देश के प्रधानमंत्री भी कमजोर पड़ जाते थे। जैसी मुंबई आज है, एक समय इसके बिल्कुल विपरीत हुआ करती थी। हर तरफ डर का माहौल होता था और क्राइम तो एक आम बात हो गई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपनों की नगरी मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नाम और निशान मिट गया? कैसे हुआ मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सफाया? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एक टाइम था जब लोग यहाँ आने से तो क्या, इसके जिक्र से भी डर जाते थे। जी हाँ, ये खौफ किसी और का नहीं बल्कि मुंबई में फैले अंडरवर्ल्ड का था, जिसके नाम से कॉमन मैन ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड तक कांप उठता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंडरवर्ल्ड का ये रैकेट इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, तो इसका खात्मा कैसे हुआ? क्या इसका रीजन हमारी पुलिस इंटेलिजेंस का स्ट्रॉन्ग होना था या फिर इसके पीछे छुपी थी कोई और वजह? अगर आप भी मुंबई से साफ हुए अंडरवर्ल्ड के पीछे का रीजन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा कैसे हुआ, ये जानने के लिए ये समझना काफी जरूरी है कि अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में दस्तक कैसे और कब दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आ जाइए हमारे साथ इस पूरी कहानी को जानने के लिए। कहानी शुरू होती है 1950 से, जब मुंबई में पूरी तरह से दारू की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था। कफ सिरप में दारू की थोड़ी सी मात्रा होने की वजह से इसे भी बैन कर दिया गया था, लेकिन इस बैन का मुंबई पर अलग ही असर पड़ा। इसकी वजह से मुंबई में दारू की इल्लीगल बिक्री शुरू हो गई और इसकी डिमांड बढ़ते जाने लगी। और ऐसे में कहा जाता है कि उस समय की पुलिस आज की पुलिस जितनी ईमान वाली नहीं थी। घूस लेकर इन शराब की भर्तियों को सुलगाने दिया जाता था और इसी के साथ शराब की स्मगलिंग की शुरुआत हुई और यहीं से अंडरवर्ल्ड भी शुरू हुआ। लोगों की अलग अलग गैंग बन गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस व्यापार में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। अगर मुंबई में सबसे पहले डॉन की बात की जाए तो वो था हाजी मस्तान। किसान परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से मस्तान ने शुरुआती दिनों में खूब गरीबी देखी। उसने स्टार्टिंग तो डॉग पर एक कूली के तौर पर की थी, लेकिन बाद में उसने कीमती सामानों की स्मगलिंग कर खूब पैसा कमाया और इसी से वो अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बन गया। समुद्र में उसका राज चलने लगा था। हाजी मस्तान जो बनना चाहता था उसे उसकी उम्मीद से भी लाखों गुना ज्यादा मिल गया। सफेद डिजाइनर सूट, मर्सिडीज की कार, विदेशी सिगरेट और हाथ में सिगार, ये शौक थे हाजी मस्तान के। खास बात ये है कि भले ही मस्तान मुंबई का पहला डॉन था, लेकिन अपने हेल्पिंग नेचर और बिना लड़ाई झगड़े की वजह से वो हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहा। आप मस्तान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड स्टार अजय देवगन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में मस्तान का रोल प्ले कर चुके हैं और इसी के साथ शुरू हुई मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी। हाजी मस्तान के अलावा उस समय कुछ और नाम सामने आए जो थे करीम लाला, वरदराजन और यूसुफ पटेल। इनमें से कुछ आपस में लड़ाई करते हुए मारे गए तो कुछ पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए और कुछ नेचुरल डेथ से भी मारे गए। लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हो पाया और इनके मरने के बाद मुंबई में एक नया दौर शुरू हुआ और ये नाम कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। आज भी भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के नाम से जाना जाने वाला दाऊद इब्राहिम। माना जाता है कि आज भी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भारत में ऑपरेट करती है, जिसे पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम द्वारा ही चलाया जा रहा है। उस समय दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील, छोटा राजन, अरुण गवली, मन्या सुर्वे और माया डोलस जैसे और भी कई नाम सामने आए, जिनका एक टाइम पर मुंबई अंडरवर्ल्ड में बोलबाला था। ये गैंगस्टर बॉडी बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म मेकर से वसूली मांग रहे थे और ऐसा नहीं करने पर उनका मर्डर कर दिया जाता था। ऐसी ही एक घटना 12 अगस्त 1997 को सामने आई, जब टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल गुलशन कुमार से भी 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और न देने पर डॉन अबू सलेम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब चलिए बात करते हैं अंडरवर्ल्ड के खात्मे के बारे में। इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन था कम्युनलिज्म। 90 के दशक के पहले तक अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम के बीच अपना विवाद नहीं था और दोनों लोग एक दूसरे के लिए काम किया करते थे। लेकिन इंडिया के बाहर के कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्हें आपस में लड़वाने लगे। उस समय दाऊद और दूसरे गैंग धर्म पर लड़ने लगे थे और आपस में अलग भी होने लगे। इसके बाद 1993 में वो बम घटना हुई जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया। दाऊद इब्राहिम को दोषी माने जाने वाली इस घटना में कई सारे सीरियल ब्लास्ट मुंबई पर हुए
जिसने मुंबई पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को सबक सिखाने का काम किया। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके, जिसमें 257 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये ब्लास्ट बाबरी मस्जिद को गिराने का बदला लेने के लिए किए गए थे। दरअसल बाबरी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर गिरने के बाद मुंबई में काफी दंगे हुए, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, मोहम्मद तोसा और मुस्तफा दोसा ने बदला लेने के लिए मुंबई में ब्लास्ट कराने का प्लान बनाया था। वैसे तो इन सीरियल ब्लास्ट के पीछे कई बॉलीवुड स्टार्स का भी नाम सामने आया था, लेकिन ब्लास्ट के बाद रील से रियल लाइफ के खलनायक बने संजय। दरअसल संजय दत्त को अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी से AK-50 राइफल्स और कारतूस की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर डिस्ट्रॉय करने का दोषी माना गया था, जिसके बाद 31 जुलाई 2007 को कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई। हालांकि संजय दत्त ये दलील देते रहे कि उन्होंने परिवार की सेफ्टी के लिए ये हथियार अपने पास रखे थे। उन्हें इन बम धमाकों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और उन्हें जेल हो गई। हमले से न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस ने सबक लिया, बल्कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज IB, रॉ, CBI का भी लोकल पुलिस के साथ तालमेल बढ़ा। वहीं 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग होकर अपना अलग गिरोह चलाने लगा। खुद को हिंदू डॉन साबित करने के लिए उसने बम ब्लास्ट के उन आरोपियों की हत्याएं करवानी शुरू की जो कि जमानत पर बाहर थे। उधर शकील ने भी पलटवार किया और दंगों के आरोपी शिव सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। आए दिन शहर की सड़कों पर खून की होली खेली जा रही थी। गैंगस्टर्स, बॉडी बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म मेकर्स का मर्डर कर रहे थे और हद तो तब हो गई जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कपड़ा कारोबारी का छोटा शकील गैंग ने मर्डर कर दिया। 1999 में हुए मर्डर के बाद मुंबई में मकोका एक्ट लागू हो गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट, जिसके बाद मुंबई पुलिस की पावर दोगुनी हो गई। मुंबई पुलिस सीरियल ब्लास्ट की वजह से पहले से ही अग्रेशन में थी। ऐसे में जब मकोको का पास हुआ तो मुंबई में गैंगस्टर्स के लिए एनकाउंटर्स का ऐसा दौर शुरू हुआ कि हर कोई देखता रह गया। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन पुलिस कई एनकाउंटर्स को अंजाम दिया करती थी। इस दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनायक, विजय सलांकर, प्रदीप शर्मा और सचिन जैसे अच्छे ऑफिसर्स सामने आए, जिन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पुलिस और कानून आज भी जिंदा है। वैसे तो इन सभी एनकाउंटर्स की एक ही कहानी होती थी, जो ये थी कि सोर्स मिलने पर पुलिस बताए गए ठिकाने पर रेड डालती थी। गैंगस्टर से सरेंडर करने को कहा जाता, लेकिन ये गुंडे पुलिस पर ही फायरिंग कर देते। ऐसे में पुलिस सेल्फ डिफेंस करते हुए इन गैंगस्टर को शूट कर देती। इतने सारे एनकाउंटर होने लगे कि पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगने लगा। माना जा रहा था कि कई सारे मासूम पुलिस द्वारा मारे जा रहे थे। इसी के चलते फेक एनकाउंटर्स का पता लगाने के लिए मुंबई हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई और इस कमेटी ने कोर्ट को 223 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पुलिस को ये गाइडलाइंस दी गई कि एनकाउंटर्स की कंडीशन में पुलिस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक तरफ मुंबई में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को भी शार्प कर रही थी। गैंगस्टर का पता लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये बार बार अपना ठिकाना बदलते थे। ऐसे में पुलिस ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया ताकि सेकंड्स में फौरन से गैंग ऑपरेट कर रहे माफियाओं का प्लान पता चल सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस को गैंगस्टर्स की प्लानिंग पहले से ही पता चलने लगी और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड की जड़ें मुंबई से उखड़ने लगी। इसके बाद वो वक्त आया जब गैंगस्टर्स ने मुंबई छोड़ देना ही सही समझा और कहा जाता है कि इसके बाद ही मुंबई के बिजनेसमैन और फिल्मी कलाकारों को धमकी भरे फिरौती के कॉल आना बंद हुए। लेकिन एक बार फिर मुंबई पर राज करने की इच्छा से कुछ छोटे गैंगस्टर आगे आए। लेकिन आज की पुलिस उस समय की पुलिस से काफी तेज हो गई थी और इसीलिए आज सारे गैंगस्टर मुंबई के बैकफुट पर हैं और मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला लगभग ना के बराबर हो चुका है। आज पहले ही मुंबई का हर व्यक्ति चैन से सो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सभी की रातों की नींद उड़ी हुई थी। इसका श्रेय जाता है वहाँ की पुलिस को और उन कुछ जवानों को जिन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ फेंका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।